उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय राजस्थान का हाई कोर्ट। पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? तो ये जोधपुर में है। 8 दिसंबर 1976 को राजस्थान के राज्यपाल और राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करने के बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 51 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति ने 31 जनवरी 1977 में एक खंडपीठ जयपुर में स्थापना की। निम्नांकित में से किस दिनांक को राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ जयपुर में स्थापित की गई? तो ये अपना 8 दिसंबर 1976 को। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना कब की गई? 31 जनवरी 1977 को। राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राजप्रमुख सवाई मानसिंह द्वारा 29 अगस्त 1949 में किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत राजस्थान के पहले उच्च न्यायालय का उद्घाटन महाराजा सवाई मानसिंह द्वारा 29 अगस्त 1949 को जयपुर में किया गया था। मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा द्वारा कमलकांत वर्मा बनाया गया था मुख्य न्यायाधीश। नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन के बाद गठित सत्यनारायण राव समिति के सिफारिश पर 1958 में उच्च न्यायालय जोधपुर हस्तांतरित कर दिया गया था। निम्नांकित में से किसने 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी? तो ये अपने राजप्रमुख महाराजा मानसिंह ने की थी। महाराजा सवाई मानसिंह ने इसकी अध्यक्षता की थी। किस समिति की सिफारिश पर 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच को समाप्त कर दिया गया था? सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। किस तारीख को राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952 में प्रभावी हुए? 1 अक्टूबर 1952 को। देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952 को 1 अक्टूबर 1952 से प्रभावी हुए। उसमें 8 भाग 39 अध्याय और 224 नियम थे। राजस्थान उच्च न्यायालय के जिन न्यायाधीशों को 29 अगस्त 1949 को शपथ दिलाई गई उनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए किस किस को 1949 में दिलाई गई थी। न्यायमूर्ति लाला नवल किशोर को, जो जोधपुर के थे। कहाँ के थे? जोधपुर के नवल किशोर। न्यायमूर्ति कंवरलाल बापना, ये भी अपने जयपुर के थे बापना। न्यायमूर्ति त्रिलोकचंद, ये बीकानेर से थे। जबकि न्यायमूर्ति जवान सिंह राणावत कोटा से नहीं थे, ये कोटा से अपने खेमसिंह गुप्ता थे। आज़ादी के बाद रियासतों के एकीकरण से एक नया राज्य राजस्थान बना। नवनिर्मित राज्य में विभिन्न स्थानों पर 5 उच्च न्यायालय कार्यरत थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नहीं माना है। तो कौन सा है? देखिए, नवनिर्मित राज्य में से 5 उच्च न्यायालय जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा में एक बेंच के साथ संयुक्त राजस्थान की राजधानी होने के नाते और अलवर में 20 न्यायाधीशों की कुल संख्या के साथ कार्य कर रहे थे। राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश 1949 में इन विभिन्न न्यायालयों को समाप्त कर दिया गया और पूरे राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? तो ये अपना भीलवाड़ा नहीं आता है जयपुर पीठ में। ये अपने भीलवाड़ा आता है जोधपुर में। किसके प्रधान पीठ आता है? जोधपुर की। जयपुर में कौन कौन से जिले आते हैं? तो देखिए, पूर्व की बात है, जब तक जिले नहीं बने थे, ये 50 जिले नहीं बने, बोले तो 19 नए जिले नहीं बने, उससे पूर्व की बात देखो। तो ये अपना अजमेर, अलवर, जो धौलपुर, भरतपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, जयपुर, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, करौली, सीकर, टोंक और दौसा जिले ये अपने जयपुर में आते हैं। जबकि 18 बाकी बचे जिले 18 ये जोधपुर प्रधान पीठ में आते हैं। अभी जो नए हैं इनका विभाजन बाद में किया जाएगा, अभी किया जा रहा है। जिला न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं, तो ये अपने राज्यपाल द्वारा। देखिए, जिला न्यायाधीश संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से करता है। दूसरा अनुच्छेद 233(2) के अनुसार जो व्यक्ति केंद्र या राज्य की सेवा में पहले से ही नहीं है, वैसी स्थिति में उस व्यक्ति को कम से कम
7 वर्ष का अधिवक्ता का अनुभव हो, साथ ही उच्च न्यायालय ने उसकी नियुक्ति की सिफारिश की हो। अनुच्छेद 234 के अनुसार राज्यपाल जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्ति को जिला न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त कर सकता है, किंतु ऐसे व्यक्ति राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा अथवा उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद ही राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किए जा सकते हैं। राजस्थान राज्य मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के द्वारा की जाती है। तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के द्वारा की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है? ये अपने भारत के मुख्य न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्य के मुख्य न्यायाधीश की और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा? भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को कितने ज्येष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह मशवरा करना होता है? 4 से। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? राष्ट्रपति को। त्यागपत्र अनुच्छेद 217 के में या 1 में राष्ट्रपति को लिखित अथवा हस्ताक्षर त्यागपत्र देकर पद से मुक्त हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट आते हैं, भारत में उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उसका विनिश्चय कौन करता है? तो उसका विनिश्चय अपना कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। देखिए अनुच्छेद 217(3) के अनुसार यदि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उस प्रश्न का विनिश्चय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा और राष्ट्रपति का विनिश्चय ही अंतिम होगा। संविधान के कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित हैं? तो अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित अपना अनुच्छेद 233 और 237 है। देखिए अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित प्रावधान संविधान भाग 4 में अनुच्छेद 233 से 237, अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, अनुच्छेद 233 के एक जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का और उसके द्वारा किए गए निर्णयों आदि का मान्यकरण है। अनुच्छेद 234 न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती, अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, अनुच्छेद 236 निर्वाचन, अनुच्छेद 237 कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना। राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कितने पद स्वीकृत हैं? तो कितने पद स्वीकृत हैं? 50 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित 50 न्यायाधीश हैं। अनुच्छेद प्रावधान सम्मिलित कीजिए। तो दोस्तों मैं इसको नहीं कर सकता क्योंकि करें तो कैसे? देखिए हमें मिलान करना होगा तो फिर हमें छोटा करना होगा और आपको दिखाई नहीं देगा, और दिखाई दे जाता है तो कर लीजिए दोस्तों, करिए। अनुच्छेद प्रावधान सम्मिलित करना है तो 215 अपना उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होता है। 222 में अपना किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण होता है। और अनुच्छेद 226 में कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति होती है। और 227 में अपना सभी न्यायालयों की अधीक्षण की शक्ति होती है। नेक्स्ट आते हैं, इसके बारे में यही देख लेते हैं। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होता है। अनुच्छेद 222 में किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय का अंतरण होता है। अनुच्छेद 226 में कतिपय याचिका जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति होती है। अनुच्छेद 227 में सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति होती है। उच्च न्यायालय किसी अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है तो 226 के तहत। राजस्थान में हाई कोर्ट में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रथम न्यायाधीश कौन थे? कैलाश चंद बाचू। कौन थे? कैलाश चंद बाचू। देखिए मुख्य न्यायाधीश और उनकी अवधि दी हुई है। तो पहले अपने कमलकांत वर्मा थे, ये अपने 1949 से 50। इसके बाद आए थे कैलाशनाथ बाचू जो सर्वाधिक रहे 1951 से 58 तक।
आगे इस प्रकार है, आप देख लीजिए वीडियो को रोक के। नेक्स्ट इसके इम्पोर्टेंट है अभी 42वें नंबर हुए महेंद्र मोहन श्रीवास्तव। ये अपना 6 फरवरी 2024 से कार्यरत है और इससे पहले अपने ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीहा रहे थे 23 में। निम्नांकित में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहे? तो अपने वीरेंद्र कुमार सिंघल नहीं रहे थे। राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? के वर्मा, कमलकांत वर्मा। न्यायमूर्ति ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीहा राजस्थान हाई कोर्ट के कौन से नंबर के? 41वें नंबर के। अभी 42वें नंबर के बताए थे मैंने आपको, तो अभी 41वें नंबर के थे। राजस्थान के प्रथम वर्चुअल कोर्ट का ई उद्घाटन किसने किया? एस शिंदे ने। देखिए 23 जुलाई 2022 को तत्कालीन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस शिंदे ने पहली वर्चुअल अदालत का ई उद्घाटन किया। राजस्थान में जोधपुर में राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना कब हुई? 24 जनवरी 2007 को। इसके बाद आते हैं अपन सचिवालय में मुख्य सचिव। आ जाओ दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है? मुख्य सचिव होता है। कौन सा राजस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है? मुख्य सचिव होता है। राजस्थान में नौकरशाही संगठन का प्रमुख कौन होता है? मुख्य सचिव होता है नौकरशाही संगठन का प्रमुख सचिव। मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का निम्न द्वारा चयन किया जाता है? मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई? अप्रैल 1949 में। देखिए अप्रैल 1949 में राजस्थान शासन सचिवालय का एकीकृत रूप अस्तित्व में आया। राजस्थान राज्य सचिवालय के निम्न पदाधिकारियों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों ये अपना राज्य सचिवालय के निम्न पदाधिकारियों पर विचार करना है। तो इनमें उपयुक्त पदाधिकारियों का सही अवरोही क्रम बताना है। अवरोही क्रम बताना है तो बड़े से छोटे की ओर। तो अपना सबसे बड़ा पद होता है मुख्य सचिव का। इसके बाद शासन सचिव का होता है। इसके बाद अतिरिक्त सचिव का और इसके बाद उप सचिव का होता है। नेक्स्ट आते हैं इनके बारे में। देखिए पदाधिकारियों का सही अवरोही क्रम देखो। सबसे बड़ा तो पद होता है मुख्यमंत्री का। इसके बाद कैबिनेट स्तर के मंत्रियों का होता है। इसके बाद राज्य मंत्री का होता है। फिर उप मंत्री का होता है उपमंत्री का। इसके बाद होता है अपना संसदीय सचिव का। यह मंत्री पद प्राय नहीं होता। प्राय मंत्री पद तो अपने उपमंत्री तक ही होते हैं, उपमंत्री तक। इसके बाद संसदीय सचिव से नीचे होता है मुख्य सचिव। इसके बाद होता है अतिरिक्त मुख्य सचिव। इसके बाद होते हैं अपने संबंधित विभाग का प्रमुख शासन सचिव, अतिरिक्त सचिव, उप सचिव, सहायक सचिव अथवा अनुभाग अधिकारी और इसके बाद होते हैं अन्य मंत्रालय कर्मचारी। अधोलिखित राज्य सचिव में निम्न पदों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से पद सोपानीय क्रम में नियोजित करते हुए सही उत्तर का चयन करिए। तो उच्चतर से निम्नतर की ओर हमें बताना है। तो चलो सचिव का, विशिष्ट सचिव का, उप सचिव का, इसके बाद सहायक सचिव का सुमिलित करना है। राज्य सचिवालय में रैंक कार्य बताना है। तो रैंक के हिसाब से अपना देखिए नीति निर्माण, शासन सचिव। देखिए दोस्तों एक मिनट। ये अपना शासन सचिव का होता है अपना नीति निर्माण का कार्य। परियोजना अधिकारी अपना कार्यक्रम क्रियान्वयन। अनुभाग अधिकारी अपना नैतिक लिपिक कार्य और सहायक अपना संपूर्ण कार्यवेक्षक। मुख्य सचिव की सेवा अवधि निर्भर करती है, तो ये अपने मुख्यमंत्री के साथ संबंधों पर निर्भर करती है। मुख्य सचिव के निम्न में से कौन सा कार्य प्रशासन से संबंधित दायित्व नहीं है? तो ये अपना कौन सा नहीं है? मंत्रियों की बैठक को बुलाने के लिए विषय में सूचना देना, तो ये गलत है। नेक्स्ट
मुख्य सचिव के कार्यों के संबंध में निम्नांकित कथनों को सावधानी से पढ़कर सही उत्तर दीजिए। तो सही उत्तर देना है दोस्तों, तो दीजिए। इसमें वह मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है सचिव, तो ये बात तो सही है। वह राज्य लोक सेवा आयोग का प्रमुख होता है, तो राज्य लोक सेवा आयोग का ये प्रमुख होता है। वह राज्य के राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार होता है, तो ये गलत है। सचिव मुख्यमंत्री का सलाहकार होता है, राज्यपाल का नहीं। देखिए, मुख्य सचिव होता है मुख्यमंत्री का सहयोगी एवं सलाहकार, लोक सेवकों का प्रमुख, मंत्रिमंडल का सचिव और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में राज्य का प्रमुख सचिव कार्य करता है। तो प्रमुख सचिव अपना कार्य करता है कैबिनेट के सचिव के रूप में, मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में, सचिवों के मुखिया के रूप में, सिविल सेवा के प्रधान के रूप में। ये अपना गलत होगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव बना, तो ये अपना श्री के राधाकृष्णन मुख्य सचिव बना था, श्री के राधाकृष्णन। देखिए, मुख्य सचिव के बारे में एक बार देख लीजिए आप। के राधाकृष्णन 1949 से 1950 के बाद में, इसके बाद बी नारायण, इसके बाद के राधाकृष्णन, ये इसके बाद ये रहे थे मुख्य सचिव। ये अपना 97 तक मीठालाल मेहता, 94 से 97। इसके बाद 2015 में पद्मश्री से सम्मानित ये अरुण कुमार इंद्रजीत, ये मुख्य सचिव रहे थे। पहली महिला मुख्य सचिव अपनी श्रीनिवासन थी। और अपने 2023 से निरंतर अपने सुधांश पंत है। कौन है मुख्य सचिव? सुधांश पंत है, इंपॉर्टेंट है। और इससे पूर्व अपनी 44वें नंबर की उषा शर्मा थी। राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिवों का सही कालानुक्रम है, तो देखिए, श्री बीजी राव, अभी आपको पूर्व में करा दिया, और नहीं कराया तो आप दोबारा देख लेना, मतलब नहीं पढ़ा तो हमने। इसके बाद श्री कृष्णपुरी, श्री के.एन. सुब्रमण्यम, और इसके बाद श्री भगत सिंह मेहता। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो अभी बताया है, कौन? श्रीमती कुशल सिंह। वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा से पूर्व कितनी महिलाएं राजस्थान की मुख्य सचिव रही? एक रही थी। सबसे छोटे कार्यकाल के वाले राजस्थान के मुख्य सचिव, तो एक और दोनों सही है। देखिए, राजीव स्वरूप भी रहे हैं और एनसी गोयल भी, ये दोनों रहे हैं मुख्य सचिव। सबसे कम कार्यकाल रहा था दोनों का। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्य सचिव थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिसंबर 2018 में सत्ता में आई? तो उस समय श्री देवेंद्र भूषण गुप्ता थे। निम्न में से कौन राजस्थान के मुख्य सचिव रहे? तो मुख्य सचिव अपने कौन रहे थे? बी नारायण रहे थे, किशनपुरी रह चुके थे, और सावधान उज्ज्वल भी रहे थे। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से मुख्य सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रह चुके थे? तो कौन रह चुके हैं? सावलदास उज्ज्वल रह चुके हैं। राजस्थान के मुख्य सचिवों में से किसने अपने कार्यकाल के दौरान अधिकतम संख्या में मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया? BBL माथुर। राजस्थान के निम्नलिखित पूर्व मुख्य सचिवों को उसके कार्यकाल के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, तो देखिए, CK मैथ्यू, राजीव महर्षि, निहाल चंद और गोयल DB और B गुप्ता, ये अपना क्रम में होगा। वर्तमान राज्य सरकार 2013 से 18 में रहे मुख्य सचिवों का सही समूह है राजीव महर्षि, CN राजन और अशोक जैन, इनका क्रम सही है। सुमिलित नहीं है, तो देखिए, CK मैथ्यू वसुंधरा राजे के समय ये गलत है, जबकि और सही है राजीव महर्षि अशोक गहलोत के समय, मीठालाल मेहता भैरव सिंह शेखावत के समय, KPU मेनन मोहनलाल सोकाड़िया के समय। देखिए, अशोक गहलोत के समय CK मैथ्यू थे। राजस्थान के मुख्य सचिव को अपशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है, जिसका अर्थ है वह ऐसे सभी कार्य करता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जाते। इसके बाद पढ़ेंगे हम
जिला स्तरीय प्रशासन। पहला क्वेश्चन, जिला दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां हैं। तो जिला कलेक्टर की दंडनायक के रूप में शक्तियां होगी अपनी कानून व व्यवस्थाएं बनाए रखना, पुलिस पर नियंत्रण रखना और अपना भू राजस्व एकत्रित करना। भू राजस्व एकत्रित करने का मतलब होता है कलेक्टर, नहीं दोस्तों वो कलेक्टर का है, दंडनायक का डीएम का कार्य भू कलेक्टर का वो उसका उसका नहीं होता डीएम का कार्य। डीएम कलेक्टर का होता है तो डीएम ही कलेक्टर होता है, लेकिन वो अलग रूप में है। दंडनायक का रूप में होता है अपना कौन कौन सा, विदेशियों के पारपत्रों की जांच, पुलिस पर नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखना। तो ऑप्शन 1, 2, 3 होगा। देखिए जिला कलेक्टर के कार्य एवं भूमिका राज्य सरकार के प्रशासन अधिकारी के रूप में, दंडनायक के रूप में, तो ये अपने प्रशासन के रूप में तो ये कार्य करेगा और दंडनायक के रूप में अपना ये कार्य करेगा। विकास अधिकारी के रूप में ये कार्य करेगा, भू राजस्व अधिकारी के रूप में ये कार्य करेगा। भू राजस्व अधिकारी के रूप में अपना भू राजस्व एकत्र करना कलेक्टर का मुख्य कार्य है। कलेक्टर का अन्य दायित्व भूमि सुधार, भूमि प्रबंधन और भू अधिग्रहण से संबंधित है। अन्य कार्य भी करेगा, देखो ये कौन कौन से हैं। निम्न में से कौन कार्य दंडनायक के रूप में कलेक्टर में निहित है। तो दंडनायक के रूप में देखिए कौन कौन से कार्य हैं, हम क्वेश्चनों के दायरे में सब देख लेंगे कौन कौन से। पुलिस पर नियंत्रण और अपना विदेशियों की पारपत्रों की जांच। निम्न में से कौन सा कार्य कलेक्टर का नहीं है। तो कलेक्टर का दोस्तों देखिए भू राजस्व का एकत्रितकरण होता है कलेक्टर का, कानून व्यवस्था का रखरखाव होता है और अपना भू दस्तावेज का रखरखाव करता है। जबकि आयकर एकत्रीकरण कलेक्टर का नहीं होता है, ये इनकम टैक्स ऑफिसर का रहता है। किस जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी माना जाता है। जिला कलेक्टर माना जाता है। किसे जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी माना जाता है, तो किसे, कलेक्टर को। निम्न में से कौन सा कार्य राजस्थान में जिला कलेक्टर से संबंधित नहीं है। तो जिला कलेक्टर से संबंधित अपना स्थानीय स्वशासन के निकायों के चुनावों की अधिसूचना जारी करना, ये कलेक्टर का काम नहीं है। जबकि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना, जिले की विकास परियोजना का निगरानी करना, जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार में समन्वय करना, ये कलेक्टर का काम है। जिला महिला सहायता समिति की अध्यक्षता करता है कौन, जिला कलेक्टर करता है जिला महिला सहायता समिति की। जिला कलेक्टर किस सेवा का सदस्य होता है। तो ये अपना भारतीय प्रशासन सेवा का सदस्य होता है। वर्तमान में जिला कलेक्टर के पद पर भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारी को नियुक्त किया जाता है, जिसे न्यूनतम 5 से 7 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव प्राप्त हो चुका हो। राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पद स्थापना वर्ष 2009 में की गई। वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में बंगाल में कलेक्टर का पद सृजित किया गया। प्रथम कलेक्टर रॉल्फ सेल्डन थे। राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थापना निम्नांकित में से किस वर्ष की गई थी। तो 2009 में की थी। आरएएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, भारत में जिला प्रशासन में कलेक्टर का पद किस वर्ष में बनाया गया था। तो ये अपना 1772 ईस्वी में। निम्न में से किसने न्यायाधीशों को संस्थागत करिश्मा कहा था। रजनी कोठारी ने। देखिए जिलाधीश के व्यापक और विशद कार्यों को देखते हुए रजनी कोठारी ने उन्हें संस्थागत करिश्मा की उपमा दी। और जिलाधीश के कार्यभार की अधिकता एवं अधिव्यस्तता के कारण रैमजे मैकडोनाल्ड ने इसे जिलाधीश की तुलना एक कछुए से की थी, जिनकी पीठ पर भारत सरकार का हाथी खड़ा है। के दास ने कहा कि कहीं दूसरी जगह जिलाधीश के समान न तो कोई अधिकारी हुआ है और न ही होगा। जब साइमन कमीशन भारत आया तो उसने जून 1930 में अपने प्रतिवेदन में अन्य बातों के साथ जिलाधीश की भूमिका के लिए कहा कि जिलाधीश को एक अधिवक्ता, एक लेखाविद, एक सर्वेक्षणकर्ता तथा राजपत्रों का तैयार लेखक होना चाहिए। मई 2005 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि जिलाधीश प्रशासन की धुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा नहीं है। देखिए
कौन सा सत्य नहीं है? तो पहला, ये सन 1772 में वॉरेन हेस्टिंग द्वारा जिला कलेक्टर पद सृजित किया गया था, तो किया गया था, ये बात सही है। जिले में जिला कलेक्टर मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी होता है, ये बात भी सही है, मुख्य प्रोटोकॉल का कार्य करता है कलेक्टर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख है, कौन से में? 233 में। और चौथा गलत है अपना। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों का सर्वेक्षण करवाना किसका दायित्व है? तो ये अपना उपखंड अधिकारी एसडीओ का। नेक्स्ट, राजस्थान में कौन सी जगह पटवारी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है? तो ये अपना चित्तौड़गढ़ में नहीं है, जबकि कोटालवर टोंक में है। राजस्थान में पटवारी ट्रेनिंग स्कूल टोंक, देवखेड़ा, कोटा, देवारी, जोधपुर, गजसिंहपुर इनमें है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है। किस अधिनियम द्वारा जिला कलेक्टर को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया? तो ये अपना आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत। नेक्स्ट आते हैं स्थानीय प्रशासन। पहला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था है तो ये अपना ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। देखिए, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन अथवा पंचायती राज भारत में स्थानीय स्वशासन को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया। गवर्नर जनरल में वायसराय लॉर्ड रिपन ने सर्वप्रथम 1882 में जिला बोर्ड, ग्राम पंचायत एवं न्याय पंचायत का प्रस्ताव कर देश में स्थानीय स्वशासन की ठोस बुनियादी रखी। इस कारण रिपन को देश में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। निम्न संवैधानिक अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 243 से 243 ओ। देखिए, इंपॉर्टेंट है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक को 9वें भाग के रूप में जोड़कर 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? 73वां संविधान संशोधन। किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? अनुच्छेद किसमें, किस संवैधानिक संशोधन में, किस अनुच्छेद में? 243 में। 243 से 243 ओ तक। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है? 11वीं अनुसूची। निम्नलिखित में से किसका संबंध 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में है? 92 से है, तो बोले तो पंचायती राज से है। संविधान के पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन के अनुसार कौन से कथन सही है? तो देखिए, कौन से कथन सही है, तो इसमें ऑप्शन नहीं माना है, तो आप व्याख्या में देख लीजिए। आइए आगे, निम्न में से कौन सा कथन पंचायती राज संस्थाओं के बारे में सही नहीं है? तो पंचायती राज संस्थाओं के बारे में सही नहीं है, तो देखिए दोस्तों, पंचायती राज के बारे में 11वीं अनुसूची में कुल 29 नियम है, ये बात सही है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में लागू हुआ था, ये बात भी सही है। तो सत्य नहीं है, वो बात पूछा है। सर्वप्रथम राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई, ये बात भी सही है। ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है, तो ये बात सही है। चारों ही ऑप्शन सही है दोस्तों, एक भी गलत नहीं है दोस्तों। इसमें तो 2 और 4 गलत माना है, देखिए कौन सा कैसे माना गया है। कैसे? ओहो, न्यूनतम 21 वर्ष माना है और 73वें संविधान संशोधन विधेयक 1993, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। देखिए, 73वां संविधान संशोधन 1993 है, ये गलत है यहाँ पे। कितना है? 93। और चौथा अपना ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए, हाँ, चुनाव वोट देने के लिए तो 18 वर्ष है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए कितनी है? 21 वर्ष है। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा है? तो अपनी अनुच्छेद 243 में। दोस्तों देखो, इतनी स्पीड से पढ़ाना और इतनी लंबी बुक को पढ़ाना हो जाती है गलती, गुस्सा मत होइए, नाराज मत होइए। नेक्स्ट, पंचायत भाग 9 में संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 243 इसमें परिभाषित किया गया है। 243 ए में ग्राम पंचायत है, 243 बी में पंचायतों का गठन है। इंपॉर्टेंट है इसलिए करा रहा हूँ। 243 सी में पंचायतों की संरचना, 243 डी में
स्थानों का आरक्षण। 243 ई में पंचायतों की अवधि। 243 एफ में सदस्यता के लिए निर्याता। 243 जी में पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकरण और उत्तरदायित्व। दोस्तों मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये एनटीपीसी में भी आया था मेरे को, पटवारी में आया था, वीडियो में भी आया था, इस वजह से मैं आपको करवा रहा हूँ ये। 243 जी में पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकरण और उत्तरदायित्व है। और ऐसी बात नहीं है मुझे तीनों चारों पेपर ही फाइट है मेरे, तो ऐसे कोई से पेपर नहीं बचा मेरे से जो मैंने उसको फाइट नहीं किया हूँ। 243 एच पंचायत द्वारा पंचायत द्वारा कर आरोपित कर की शक्तियों और उसकी उनकी निधियाँ। 243 आई वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। 243 जे पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा। 243 के पंचायतों के लिए निर्वाचन। 243 एल संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। 243 एम इन भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू होना। 243 एन विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। 243 ओ अपने निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में है? तो ये अपना अनुच्छेद 243 ए। दोस्तों कितना बड़ा क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन है। देखो एफ सी ए डी, तो इसमें से छांटा हमने 243 ए ग्राम सभा के बारे में, तो इस वजह से मैंने कंप्लीट कराया था। पंचायत राज के संबंध में कौन सा युग गलत है? तो पंचायत राज के बारे में कौन सा गलत है? देखिए, वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए वित्तीय आयोग का गठन 243 जे में है। पंचायतों के लिए निर्वाचन 243 ए में गलत है, ये निर्वाचन ए में नहीं है। पंचायतों की अवधि 243 नए में। स्थानों का आरक्षण 243 घे में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 243 डी। निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान पंचायत अधिनियमित हुआ तथा पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई? कौन से सन में? 1954 में। राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प का चुनाव करिए। तो देखिए, सही विकल्प का चुनाव करना है। जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, सिरोही, उदयपुर और करौली रियासतों में पंचायतों पर कानून बनाए। बीकानेर राज्य का अपना ग्राम पंचायत अधिनियम बहुत पहले 1928 में था, तो ये बात सही है, तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कथन सही नहीं है। तो देखिए कौन सा कथन सही नहीं है, पंचायतों से संबंधित है। बीकानेर राज्य का 1928 से भी पहले का स्वयं का पंचायत अधिनियम था, ये बात सही है। राजस्थान ग्राम पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1959 के अंतर्गत पहले चुनाव सितंबर-अक्टूबर 1959 में आयोजित किए। राजस्थान राज्य व्यवस्था का देश में उद्घाटन सर्वप्रथम तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में राजस्थान में किया था, तो ये बात सही है। चौथा गलत है, छोड़िए। राजस्थान में पंचायती राज पद्धति को अपनाने की तिथि 2 अक्टूबर 1959 में। देखिए, भारतवर्ष में सर्वप्रथम राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 नागौर के बगदरी गांव में किया गया। राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? नागौर में की गई थी, नागौर के बगदरी गांव में। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया? तो अपना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। कब किया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बगदरी गांव नागौर जिले में किया गया था। राजस्थान किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायत राज लागू किया गया था? तो ये अपना राजस्थान में किया गया था। नेक्स्ट, राजस्थान में पंचायत राज संस्थाओं का मध्यवर्ती स्तर है जिला समिति। देखिए, त्रिस्तरीय निम्न स्तर ग्राम पंचायत है, मध्य स्तर पंचायत समिति और शीर्ष स्तर अपना जिला परिषद। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण स्थानीय स्वयं निकाय की संस्था नहीं है? नगर पालिका नहीं है। पंचायत की अवधि है 5 वर्ष है। प्रत्येक पंचायती राज संस्था का कार्यकाल प्रथम बैठक की तारीख 5 वर्ष तक का होगा। राजस्थान में ग्राम पंचायत के
सरपंच, उप सरपंच तथा वार्ड सरपंच अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं? तो ये अपने विकास अधिकारी को। देखिए, ग्राम स्तर पर विकास अधिकारी होता है, पंचायत समिति स्तर पर प्रधान होता है और जिला स्तर पर जिला प्रमुख होता है। राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? जिला प्रमुख को देता है। देखिए, पंचायत समिति अभी आपको बताया था प्रधान को, लेकिन ये पूछा क्या है? पंचायत समिति का प्रधान, तो प्रधान तो किसको देगा? जिला प्रमुख को देगा। नेक्स्ट आते हैं ग्राम पंचायत राज व्यवस्था में अध्यक्षों का त्याग पत्र। देखिए, ग्राम स्तर पर सरपंच विकास अधिकारी को देता है, पंचायत समिति स्तर पर जिला प्रमुख को, ये प्रधान जिला प्रमुख को देगा और जिला स्तर पर संभागीय आयुक्त को देगा जिला प्रमुख। किसको देगा? संभागीय आयुक्त को देगा। राजस्थान में जिला आयोजन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 25 होते हैं। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान में जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जिला प्रमुख होता है। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत राज संस्थाओं के लिए कितने विषय सूचीबद्ध हैं? 29 है। देखिए, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत राज संस्थाओं के लिए 29 विषय अनुसूचीबद्ध हैं, जिसमें 21 16+5 नए विषय पंचायत राज संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची से सूचीबद्ध नहीं है? तो ये अपना काजी हाउस नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची से संबंधित नहीं है? तो ये अपना अग्निशमन सेवाएं नहीं है 11वीं अनुसूची से, जबकि ये अपना महिला एवं बाल विकास परिवार कल्याण सार्वजनिक वितरण प्रणाली 11वीं अनुसूची से संबंधित है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का दायित्व है राज्य निर्वाचन आयोग का। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने हेतु राज्यपाल द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है। राजस्थान राज्य में सादिक अली समिति का संबंध रहा है पंचायती राज व्यवस्था के अध्ययन से। देखिए, पंचायती राज से संबंधित समितियां बलवंत राय मेहता समिति, सामुदायिक विकास परियोजना एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं पर गठित इस समिति ने 24 नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की। और इसके बाद सादिक अली अध्ययन दल 1964 में, गिरधारी लाल व्यास कमेटी अपना 1973 में, अशोक मेहता समिति अपनी 1977 में। अशोक मेहता समिति इंपॉर्टेंट है। देखिए, दिसंबर 1977 में गठित इस समिति के अगस्त 1978 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत राज पद्धति को केवल जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर द्विस्तरीय पद्धति में बदलना चाहिए, ये कहा था अशोक मेहता समिति ने। जीवी राव समिति 85 में, डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंधवी कमेटी 1986 में, पी.के. थंगुन कमेटी 1989 में, हरलाल सिंह खर्रा कमेटी 1990 में, दिलीप सिंह भूरिया समिति ये अपना 1994 में। 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी? तो पी.के. थंगुन समिति ने की थी। राजस्थान राज्य संस्थाओं के लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा की अशोक मेहता समिति ने। क्वेश्चनों में ही दोस्तों सारे आंसर छुपे हुए हैं। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है स्थानीय स्वशासन से, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध ये अपना स्थानीय स्वशासन से। ग्राम सभा का गठन होता है ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदान सूची में पंजीकृत सदस्यों से। देखिए, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 2 में कहा गया है कि प्रत्येक पंचायत सर्कल के लिए एक ग्राम सभा होगी, जिसके सदस्य उस पंचायत क्षेत्र की निर्वाचन नामावली में पंजीकृत व्यक्ति होंगे। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 क में जिसके गठन का प्रावधान है वह है ग्राम सभा।
ग्रामीण क्षेत्र के सभी वयस्क नागरिकों के समूह को कहा जाता है ग्राम सभा कहा जाता है। ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी है? तो कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा का गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या के 10% के बराबर होगी। कार्य विकास ग्राम विकास की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन। राजस्थान में कौन सा नियम ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रभाव करता है? तो कौन सा? ये अपना राजस्थान पंचायती राज नियम 2011 करता है। देखिए इसके बारे में, राजस्थान पंचायती राज नियम 2011 में राजस्थान में ग्राम पंचायतों की संयुक्त बैठकों का प्रावधान है, जिसकी अध्यक्षता सरपंच द्वारा की जाएगी। संयुक्त बैठक में प्रत्येक ग्राम सभा के सदस्यों की न्यूनतम 5% या 10% सदस्यों इनमें से जो भी कम हो की उपस्थिति अनिवार्य है। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो कोई भी उपस्थित सदस्य जिसे ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा इस प्रयोजन हेतु चुना गया हो। नेक्स्ट, ग्राम सभा की एक वर्ष में कितनी न्यूनतम बैठकें अनिवार्य है? तो ये अपनी 2। एक वर्ष में कितनी? 2 अनिवार्य है बैठकें। अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 का संबंध पंचायती राज सशक्तिकरण से है। नेक्स्ट, कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? देखिए ये अपना तीसरा असत्य है, पैसा अधिनियम ये गलत है, जबकि सत्य वाला देखते हैं। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार जो पैसा अधिनियम 24 दिसंबर 1996 को लागू किया गया था। पैसा अधिनियम दिलीप सिंह भूरिया समिति की अनुशंसा पर बनाया गया। इस अधिनियम का एक उद्देश्य जनजाति समुदाय की परंपरा एवं रीति रिवाजों की सुरक्षा एवं संरक्षण करना है। राजस्थान पंचायती राज नियम 2011 के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी परिस्थितियों में ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है? तो किन परिस्थितियों में? देखिए दोस्तों, ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम 5% या 25 सदस्यों बैठक में उपस्थित होने चाहिए। इसमें से जो भी अधिक हो द्वारा सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर। नेक्स्ट, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रस्तावित किया गया? तो ये अपना 89। देखिए, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम संशोधन विधेयक 2021 के बाद ग्राम सेवक के पद नाम बदलकर ग्राम विकास अधिकारी कर दिया गया। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2021 की गजट नोटिफिकेशन के उपरांत ग्राम सेवक को जाना जाता है ग्राम विकास अधिकारी के रूप में। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ग्राम सेवक होता है। वर्ष 2015 तक राजस्थान की पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए? 10 बार। वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए? 11 बार। वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्राप्त अनुदान दिए जाता है ग्राम पंचायत। देखिए, वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्राप्त अनुदान ग्राम पंचायत को दिया जाता है। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के संशोधन द्वारा दिया जाता है? तो महिलाओं को दोस्तों 1952 का संविधान 73वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया जाता है महिलाओं का आरक्षण। देखिए इसके बारे में, 1952 के 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के सभी निर्वाचन पदों पर सभी वर्गों के 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित दिए गए हैं। निम्न में से एक असत्य है। तो देखिए असत्य के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे
इसके बारे में देखते हैं। सरपंच के कर्तव्य ग्राम सभा की बैठक बुलाना और अध्यक्षता करना, ग्राम पंचायत के अभिलेखों की रक्षा करना, ग्राम पंचायत के कर्मचारियों पर प्रशासन पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण रखना, समय समय पर एक राज्य सरकार को प्रतिवेदन एवं अभिलेख उपलब्ध कराना। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला स्थापना समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जिला प्रमुख होता है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला स्थापना समिति का अध्यक्ष जिला प्रमुख होता है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 राज्य में कब अस्तित्व में आया? 23 अप्रैल 1994 को आया था। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 से लागू किया गया। इस अधिनियम के संदर्भ में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 बनाया गया, जो 30 दिसंबर 1996 को लागू कर दिया गया। राजस्थान में स्थानीय स्वशासन विभाग, स्थानीय निकाय निर्देशालय का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो ये अपना जयपुर में स्थित है। निम्न में से किस शहर में पंचायत से प्रशिक्षण केंद्र स्थित नहीं है? तो ये अपना सिरोही में नहीं है, मंडोर, अजमेर, डूंगरपुर में है। देखिए कहाँ कहाँ पे स्थित है। पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचन जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों व कर्मचारियों को निम्नलिखित संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण किया जाता है। ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र मंडौर में, पंचायत समिति केंद्र के डूंगरपुर में, पंचायत प्रशिक्षण केंद्र अजमेर में, हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान जयपुर उदयपुर में, इंदिरा गांधी पंचायत राज व ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर में, इंदिरा गांधी पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए कौन सा सत्य है। यह एक स्वशासी पंजीकृत संस्था है। इसका उद्देश्य पंचायतीय राज्य एवं ग्रामीण विकास से संबंधित जनप्रतिनिधियों एवं समस्त पदाधिकारी को प्रशिक्षण देना है। इसका उद्देश्य उसका गठन पंचायती राज संस्थाओं तथा ग्रामीण विकास संस्थाओं का विलय करना है। तो ये सभी सही है। नेक्स्ट, पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। देखिए सदस्यों का निर्वाचन पंचायत समिति क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन, ग्राम पंचायतों में प्रत्येक वार्ड में पंजीकृत वयस्क सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन। कौन सी व्यवस्था प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की जाती है? तो ये अपनी ग्राम पंचायत। नेक्स्ट आते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए कौन जवाबदार है? तो ये अपनी कौन जवाबदार है? ग्राम पंचायत। निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है? भूमि कर। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में पंचायत समिति की संरचना का उल्लेख किया गया है? तो ये 13 में। देखिए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की अध्याय एवं धाराएं देखिए। अध्याय 1 प्रारंभिक, धारा 1 संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ। तो दोस्तों देख लीजिए आप। देखिए धारा 13 में पंचायत समिति की संरचना बताई गई है। 14 में जिला परिषद की संरचना है, 12 में पंचायत की संरचना है और 15 में सीटों पर आरक्षण ये अपने बताई गई है। और इसमें देख लीजिए, वीडियो को रोक सकते हो आप। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के तहत सरकार को किसी पंचायती राज संस्था को विघटित करने की शक्ति है? तो धारा 94। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में मुख्य कार्यकारी अधिकारी शक्तियों का उल्लेख है? 84 में। पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या वाली जिला परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित होंगे? 17 होंगे। ग्राम सभा की किसी बैठक में संकल्प पारित करने के लिए आवश्यक संख्या है? तो आवश्यक संख्या अपने बैठक में उपस्थित मत देने वाले ग्राम सभा के सदस्यों का बहुमत। राजस्थान में नगर पालिका चुनाव में एक निर्दलीय प्रत्याशी को नामांकन के लिए कितने प्रस्तावक आवश्यक हैं? तो अपने 5।
देखिए, नगर पालिका चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए राज्य में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवार के लिए एक एवं निर्दलीय उम्मीदवार के लिए 5 प्रस्तावक आवश्यक हैं। यदि कोई पंचायत राज्य संस्था अपनी अवधि समाप्त होने से पूर्व भंग कर दी जाती है तो उसका निर्वाचन होना चाहिए। तो कितने दिनों में होने चाहिए? तो देखिए, विघटन के 6 माह के अंदर होना चाहिए। कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन पूछा है। तो दोस्तों देखिए, ये दूसरा कथन असत्य है, जबकि सत्य देख लेते हैं। पंचायत के विघटन के बाद 6 महीने की अवधि के समाप्त होने से पूर्व चुनाव संपन्न कराने चाहिए। यदि पंचायत के विघटन के बाद शेष अवधि 6 माह से कम है तो चुनाव करना आवश्यक नहीं है। पंचायत का कार्यकाल इसकी पहली बैठक से 5 वर्ष है।